अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इकोलॉजी है। हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है इकोलॉजी। इसमें हम देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स का अपने एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का होता है, और एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इफ़ेक्ट करते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिज्म जब एनवायरनमेंट में रहता है तो वो एनवायरनमेंट के ऊपर किस तरह के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो है वो काज करता है या गुड इफ़ेक्ट्स जो है वो काज करता है। इसके अलावा हम एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है, दैट इज़ इकोलॉजी। ठीक है। इन 1866 अ जर्मन जोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकेल कॉइंड द टर्म इकोलॉजी। तो सबसे पहले 1866 में जर्मन जोलॉजिस्ट था अर्नस्ट हैकेल, इसने ये टर्म जो है इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स ओइकोस द फैमिली हाउस होल्ड एंड सेकेंड वन इज़ द लॉगी दैट इज़ द स्टडी। जो हमें पता है कि बायोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं तो लोगोस का मतलब होता है स्टडी कर। तो यहाँ पर भी दो वर्ड हैं, एक फैमिली हाउस होल्ड और दूसरा स्टडी। तो जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, उसकी फैमिली रहती है, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट जो है, उस फैमिली के इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट होता है, जो इकोसिस्टम होता है, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी में जो है वो इन्वॉल्व करते हैं। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप विद वन अनदर एंड देयर नॉन लिविंग और फिजिकल सराउंडिंग। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप और उनका अपनी जो नॉन लिविंग सराउंडिंग है या फिजिकल सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, उसके साथ रिलेशनशिप की स्टडी हम किस में करते हैं, इकोलॉजी में। सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास आती है एनवायरनमेंट की। अब एनवायरनमेंट क्या होता है? इट इज़ अ कंप्लीट रेंज ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस। एक्सटर्नल कंडीशन की कंप्लीट रेंज जो हमारे एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल बॉडी से एक्सटर्नल जितनी भी कंडीशंस हैं अंडर विच एन ऑर्गेनिज्म लिव। ठीक है। तो हमारे इर्द गिर्द वो तमाम कंडीशंस जिसमें हम रहते हैं, इंक्लूडिंग नॉन लिविंग फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, लाइट, वाटर, फूड, एंड लिविंग फैक्टर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। तो हम कह लें कि हमारी बॉडी के बाहर एक्सटर्नल टू आवर बॉडी जितनी भी कंडीशंस हैं, जितने भी जो है वो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, वह तमाम जो है वो एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं, उन सबको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। पॉपुलेशन के बारे में देखें, पॉपुलेशन की डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इट इज़ डिफाइंड एज ऑल द इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी विद इन एन एरिया बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशी। वही बात है कि ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशी लिविंग एट द स्पेसिफिक एरिया एट द स्पेसिफिक टाइम। ठीक है। इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सिमिलर स्पीशीज़, ठीक है, इसमें जो है वो आपस में कम्पीट भी करते हैं। जब एक ही तरह के जानवर एक जगह पर रहते होंगे तो डेफिनेटली वो खाने के लिए या जगह के लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे। फॉर रिसोर्सेज विद वन अनदर, म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर। जब सारे इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे को फ़ायदा भी देते हैं। कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ मेंबर्स, ग्रोथ रेट एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं कि उस ग्रुप के अंदर जो हैं वो मेंबर्स कितने, उनका ग्रोथ रेट हर इंडिविजुअल का क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एक पॉपुलेशन के अंदर हर बंदे की एज ज़रा डिफरेंट होगी तो एवरेज एज जो है वो क्या है। ये कुछ पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कम्युनिटी। अब कम्युनिटी हमें पता है, जब पॉपुलेशन में तो सिर्फ एक स्पीशी के ऑर्गेनिज्म इकट्ठे थे, जब एक से ज़्यादा स्पीशी, डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म एट अ सेम प्लेस एट अ सेम टाइम इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कम्युनिटी बनाते हैं। इट इज़ नेचुरली अकरिंग ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है, या ऑर्गेनिजम्स। तो डिफरेंट स्पीशीज़ और ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, ठीक है, लिविंग टुगेदर इन अ सर्टेन इन्वायरमेंट, जो एक सर्टेन इन्वायरमेंट में से रह रहे हैं एंड इंटरेक्टिंग विद वन अनदर एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है। तो वही बात है कि मोर देन वन स्पीशीज जब एक जगह पर रहती हैं, ठीक है, एट अ सेम प्लेस एट अ सेम टाइम, और एक दूसरे को भी इफेक्ट करती हैं और एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं, तो वो एक कम्युनिटी बना देती हैं। सिंपल कम्युनिटी होती है और कम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है। सिंपल कम्युनिटी वो है जिसमें ऑर्गेनिज्म का नंबर जो है वो थोड़ा होता है, मतलब पॉपुलेशन जो है उसमें इंडिविजुअल्स थोड़े होते हैं, तो वो सिंपल कम्युनिटी है। और ऐसी कम्युनिटी जिसमें इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा हों वो कम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है। फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट जो है हमारे पास, वो एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी में आता है। उसके बाद हमारे पास है इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम। इट इज़ द यूनिट मेड अप ऑफ ऑल द लिविंग कम्युनिटी ऑफ पॉपुलेशंस एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ अ particular area that interact and exchange material between them. The different ecosystems may vary in size. In an ecosystem, the non-living environment provides energy, raw material, living space that are used for the growth and maintenance of the living beings.
एंड मेजर यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम इज़ इकोलॉजी इज़ द इकोसिस्टम। अब यहाँ पर इकोसिस्टम होता क्या है, हमने कहा कि इकोसिस्टम जो है वो बनता है लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब कम्युनिटी और नॉन लिविंग कंपोनेंट किसी एरिया के, इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, वो क्या है, इकोसिस्टम है। मतलब एक कम्युनिटी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म है, और उसके अलावा उस एरिया की जो ज़मीन है, पानी है, ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है, ज़मीन जो है वो खाना प्रोवाइड कर रही है कम्युनिटी को। तो ये लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम एनर्जी प्रोवाइड करता है, ज़मीन से खाना निकलता है, प्लांट उसको यूज़, जो एनिमल्स है उसको यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम के, इकोसिस्टम में हवा होगी, हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि रॉ मटेरियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। हवा के अंदर ऑक्सीजन है जिसको एनिमल्स ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, प्लांट्स यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। लिविंग स्पेस प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम, अर्थ के या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म पानी में पाए जाते हैं तो वो स्पेस है उनकी। मेजर यूनिट है इकोसिस्टम किसका, इकोलॉजी का। तो इकोलॉजी की जब हम स्टडी करते हैं तो इकोसिस्टम एक बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है, जिसको हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बायोम, ठीक है। अब बायोम क्या होता है, इट इज़ अ मेजर रीजनल इकोसिस्टम, ठीक है, किसी ख़ास रीजन का इकोसिस्टम है, ठीक है, एक्सटेंडिंग ओवर अ लार्ज नेचुरल जियोग्राफिकल एरिया, जो काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ हो, हैविंग सिमिलर लाइफ फॉर्म्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। तो एक ख़ास रीजन का जो इकोसिस्टम है जिसका एक ख़ास टेम्परेचर हो या ख़ास एनवायरमेंटल कंडीशंस हो, वहाँ पर बारिशें ख़ास तरीके से होती हों, तो वो एक बायोम हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि फॉरेस्ट का एक बायोम है, डेज़र्ट एक बायोम है, कि डेज़र्ट जो है एक ख़ास रीजन है, एक एरिया है, उस एरिया के इकोसिस्टम को हम क्या कहेंगे, वो क्या है, उसका बायोम। वहाँ पर बारिशें होना जो है वो उनका अपना एक सिस्टम है कि बहुत कम बारिशें होती हैं, रेयर होती हैं, ठीक है। वहाँ पर जो है वो सैंड होती है बहुत ज़्यादा, और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत गर्म जो है वो एरिया होता है, तो वो डेज़र्ट क्या है, एक बायोम है। इसी तरह जो वाटर है, ठीक है, इसमें फ्रेश वाटर आ जाता है, ठीक है, वो भी एक बायोम बनाता है। जो मेरीन वाटर है उसमें भी एक बायोम आ जाता है। टंड्रा इकोसिस्टम, ठीक है, जहाँ पर बर्फ़ होती है, ठीक है, आर्कटिक एरियाज़, तो वो भी एक बायोम बनाते हैं। तो बायोम एक क्या है, लार्ज जो है वो इकोसिस्टम का एरिया है, ठीक है, जो जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पर कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो ऑलमोस्ट क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। सम मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वुडलैंड, श्रब लैंड, मिनी डेजर्ट, श्रब्स एंड डेजर्ट्स, ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं। बायोम्स कंबाइन टू फॉर्म इकोसिस्टम ऑफ आवर होल प्लेनेट। तो बायोम्स जब मिल जाते हैं तो उसमें डेजर्ट आ गया, फिर उसके अलावा ग्रासलैंड आ गया, फॉरेस्ट आ गया, ये सारे मिलकर जो है वो कंप्लीट प्लेनेट हमारा बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे प्लेनेट, हमारा जो पूरा प्लेनेट अर्थ है, इसके अंदर क्या है, बायोम्स हैं, अलग अलग रीजन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनवायरमेंटल कंडीशंस, और उनको हम क्या कह रहे हैं, वो क्या है, बायोम है। उसके बाद हमारे पास आता है बायोस्फीयर और इकोस्फीयर। अब बायोस्फीयर के बारे में देखते हैं या इकोस्फीयर के। द होल ऑफ वर्ड्स लैंड, अब अर्थ के ऊपर जितनी भी लैंड है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। एयर एटमॉस्फेयर बनाती है, वाटर हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं, विच आर इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स और कलेक्टिवली कॉल्ड द बायोस्फीयर। तो वो हिस्सा ज़मीन का जहाँ पर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है, वो हिस्सा ज़मीन पर भी हो सकता है, पानी में भी हो सकता है, हवा में भी हो सकता है, उस तमाम एरिया को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। तो एरिया ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। It is the largest biological system extending about 8 to 10 km in the atmosphere above the earth and about equal distance in the ocean depth। तो ज़मीन से 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई तक भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो पाए जाते हैं, और इसी तरह समुंदर की गहराई में भी, इतनी गहराई में भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं वो पाए जाते हैं। तो बायोस्फीयर जो है वो बहुत एक वास्ट एरिया है, लार्जेस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो कलेक्ट करता है, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, अर्थ के वो हिस्से हैं। हैबिटेट के बारे में देखें, वो जगह जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसकी हैबिटेट है। अ स्पेसिफिक लोकेलिटी विद इट्स पार्टिकुलर सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, एक ख़ास रहने की जगह और उस एरिया के जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो भी ख़ास होते हैं। इन विच ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है, इज़ नोन एज हैबिटेट। तो ऑर्गेनिजम्स के रहने की जगह जिसके एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म अपने एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है। द एग्जांपल ऑफ हैबिटेट आर द सी शोर, पॉन्ड्स और डेजर्ट, ये सारे हैबिटेट्स हैं। इकोलॉजिकल नीच हम देखते हैं नेक्स्ट। इन अ हैबिटेट द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ एंड फूड रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का
इन्वायरमेंट में, अपने हैबिटेट में क्या रोल है, उस रोल को हम नीच कहते हैं। कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, तो वो प्लांट्स जो हैं वो होते हैं। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो कार्निवोर्स होंगे, ठीक है, तो वो उनका जो है वो अपना न्यूट्रिशन के लिहाज से एक अलहदा जो है वो रोल है। इसी तरह कुछ हर्बीवोर्स होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट में जो रोल होता है उसकी फूड रिलेशनशिप के लिहाज से, उसको हम नीच कहते हैं। चार्ल्स सेल्टन के बारे में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स सेल्टन, द फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द कम्युनिटी डिटरमाइंड बाय इट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से किसी ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट में जो रोल है, ठीक है, एंड हैबिट्स, ठीक है, उसको हम जो है वो निच कहते हैं। या स्पीशी ऑक्यूपेशन भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं निच के लिए, कि स्पीशी का जो ऑक्यूपेशन है, जो पेशा है, वो क्या है। प्लांट्स जो हैं उनकी स्पीशी का वो क्या पेशा है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो यूँ किसी स्पीशी का जो ऑक्यूपेशन है उसको हम क्या कहते हैं, निच कहते हैं। जोसेफ ग्रीनल के बारे में देखें तो अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट था, ठीक है, जो ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं। इन 1917 फर्स्ट प्रपोर्ट द टर्म निच इन इकोलॉजी, इकोलॉजी में निच को इसने जो है इंट्रोड्यूस करवाया। निच इज़ एन अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट, द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड द फिजियोलॉजिकल लिमिटेशन रिस्ट्रेन लिमिट अ स्पीशी इन दिस डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट। अब देखें किसी स्पीशी का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर, या उसकी बॉडी में जो फंक्शन के लिहाज से एबिलिटीज़ हैं, फिजियोलॉजिकल जो एबिलिटीज़ हैं उसकी, वो एक ख़ास हद तक होती हैं, ठीक है। प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से मॉडिफाइड है कि प्लांट्स चल कर अपना खाना खुद नहीं ले सकते, ठीक है। जो जिस तरह कार्निवोर्स हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और खाना जो है उसको शिकार करते हैं, तो प्लांट इस तरह के नहीं कर सकते। तो प्लांट का जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है और उसके जो फंक्शंस हैं वो उस प्लांट को लिमिट कर रहा है कि वो एक ख़ास काम करे, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। इसी तरह तमाम ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल लिमिटेशन उनको एक ख़ास तरह के काम में जो है वो इन्वॉल्व कर देती हैं, और वो काम जो होता है वो उस स्पीशी का जो है वो निच होती है, उसका रोल होता है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एट्रीब्यूट्स इन नीचेज़ हैं, कि नीचेज़ के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास है दस द निच इज़ द पार्टिकुलरली कंसर्न विद द एट्रीब्यूट्स। निच को हम जो है वो एट्रीब्यूट्स के साथ कंसर्न करते हैं। देखें कि फाइंडिंग हैबिटेट, ठीक है, एक जो है ये किसी स्पीशी का जो ये काम है। द रोल ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीशी विद इन एन इकोसिस्टम, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स इंट्रैक्शन एंड बिहेवियर्स, इन तमाम को जो है वो हम निच में स्टडी करते हैं। इकोलॉजिकल निच विद अ हैबिटेट also specifies how organism get its supply of energy and materials, किस तरह organism अपनी एनर्जी और मटीरियल्स को जो है वो गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड कंपटीशन, ठीक है, ये कंपटीशन का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, ये भी जो है वो हम इसमें नीच में स्टडी करते हैं। इसी तरह ऑल द फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स नेसेसरी फॉर सर्वाइवल सच एज रेंज ऑफ टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड pH ऑफ द वाटर, सॉइल एंड एक्सेट्रा। इसके बाद हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस के लिहाज से, ऑर्टिकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी। तो इनके बारे में देखते हैं कि ऑर्टिकोलॉजी क्या होती है और सिनिकोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास है ऑर्टिकोलॉजी। अब ऑर्टिकोलॉजी में क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंगल स्पीशी और पॉपुलेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। अगर हम सिंगल स्पीशी का आपस में और एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी हम स्टडी करें कि एक सिंगल स्पीशी का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप तो वो ऑर्टिकोलॉजी में आएगा। इफ़ समबडी स्टडीज़ द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ ओनली सोयाबीन प्लांट, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्टिकोलॉजी। कि अगर आप सिर्फ सोयाबीन प्लांट के ऊपर पानी की पोल्यूशन का जो क्या इफेक्ट है उसको स्टडी करते हो तो ये क्या आती है, ऑर्टिकोलॉजी आती है। इसी तरह सिनिकोलॉजी है, सिनिकोलॉजी है या एक कम्युनिटी इकोलॉजी भी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप और इंट्रैक्शन बिटवीन पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज इन अ नेचुरल कम्युनिटी एंड द इफेक्ट ऑफ नॉन लिविंग फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि अगर एक से ज़्यादा स्पीशीज़ का रिलेशनशिप आप देख रहे हो, ठीक है, कम्युनिटी का रिलेशनशिप, एक नेचुरल कम्युनिटी के अंदर एक से ज़्यादा जब स्पीशीज़ होती हैं, एक से ज़्यादा पॉपुलेशंस होती हैं, उनका जब हम रिलेशनशिप देखते हैं एनवायरनमेंट के साथ, नॉन लिविंग फैक्टर के साथ, तो उसको हम जो है सिनिकोलॉजी में देखते हैं। कम्युनिटी इकोलॉजी भी इसको कहते हैं क्योंकि हम इसमें कम्युनिटी की स्टडी कर रहे हैं, जबकि ऑर्टिकोलॉजी में एक सिंगल स्पीशी की हम स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट के साथ।
कुछ फैक्टर्स जो है वो हम स्टडी करते हैं सीन इकोलॉजी में। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं हम देखते हैं। द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी लाइक ओरिजिन, कम्युनिटी का ओरिजिन क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी एंड कंपोजिशन ऑफ द कम्युनिटी आर स्टडीड इन सीन इकोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी कब बनी, ठीक है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कब जो हैं वो आए हैं। द डायनामिक्स ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर जो चेंजेस आती हैं, बिकॉज कम्युनिटी इज़ नॉट अ फिक्स्ड एंटिटी बट डिफरेंट चेंजेस अकर एट डिफरेंट टाइम। कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट चेंजेस आती रहती हैं, तो उन चेंजेस की भी हम स्टडी करते हैं। वाइल स्टडिंग इकोलॉजी वी केम अक्रॉस 3 लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, 3 तरह के जो है वो लेवल्स हम स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल एंड इसके अलावा कम्युनिटी लेवल। तो इन तमाम लेवल्स की स्टडी हम करते हैं। एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप क्या होता है ऑर्गेनिजम्स का। तो ये 2 तरह की जो है वो हमारे पास स्टडी आ जाती है। ऑर्टिकोलॉजी में हम एक सिंगल स्पीशी की एनवायरनमेंट के साथ स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, एंड सिनिकोलॉजी में कम्युनिटी की एनवायरनमेंट के साथ जो स्टडी होती है उसको डिटेल में डिस्कस किया जाता है।